गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग पेपर फर्स्ट पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। ठीक है, तो प्रकृतिवाद के बारे में बात करते हैं। तो प्रकृतिवाद जो है वो प्रकृति को सर्वोच्च मानते हैं और उनका मानना है कि प्रकृति जो है वो एक उत्तम शिक्षक है। प्रकृति ही क्या है? एक उत्तम शिक्षक है। ठीक है। नेचुरलिज्म जो प्रकृतिवाद को इंग्लिश में नेचुरलिज्म कहेंगे और नेचुरलिज्म को दो भागों में बांटा है, नेचुरल प्लस इज्म। ठीक है, नेचुरल का अर्थ हुआ प्रकृति से संबंधित और इज्म का सिद्धांत या प्रणाली। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं प्रकृति नेचुरलिज्म का अर्थ हुआ प्रकृति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन ही प्रकृतिवाद है। ठीक है, अब प्रकृतिवाद की विशेषताओं की बात करें तो प्रकृति को ईश्वर से पृथक माना है। मतलब उन्होंने कहा है कि प्रकृति अलग है और ईश्वर, पहली चीज़ इन्होंने आध्यात्मवाद को विरोध किया है। मतलब ईश्वरीय सत्ता को इन्होंने नहीं माना। इन्होंने कहा कि जगत का जो भी कर्ता धर्ता है वो प्रकृति है। ठीक है, आदर्शवाद मानते थे कि ईश्वरीय सत्ता सब कुछ है और अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, ये सारी चीज़ें। लेकिन प्रकृतिवाद ये नहीं मानते। प्रकृतिवाद क्या कहते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति सर्वोच्च माना है और प्रकृति ही जगत का कर्ता धर्ता है, प्रकृति ही है। ठीक है, आत्मा को पदार्थ के अधीन स्वीकारा है, पदार्थ के कि आत्मा एक पदार्थ है, वो स्वतंत्र नहीं है जिस तरह से आदर्शवाद ने माना है। प्रकृति को यथार्थ और मूल तत्व माना है कि प्रकृति ही वास्तविक है, बाकी सब मिथ्या है। ठीक है, अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। जो भी हम देखते हैं वही सही है, आध्यात्म जैसी कोई चीज़ नहीं है। प्रकृति के नियम अपरिवर्तनीय, ये देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं ये चीज़ें। देखो, प्रकृति के जो नियम है वो अपरिवर्तनीय है। देखो, इंसान कितना भी फेरबदल कर ले, लेकिन प्रकृति अपने नियम अपने अनुसार चलाएगी। चाहे तुम अगर बिगाड़ोगे तो उसी हिसाब से प्रकृति अपना एडजस्ट कर लेगी। एडजस्ट नहीं करेगी, वो तुम्हें एडजस्ट करवा देगी। ठीक है, तो वो अपने जो नियम है वो उसके अपरिवर्तनीय रहते हैं। इंद्रियों को ज्ञान का द्वार माना है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखना। इंद्रियों को ज्ञान का द्वार माना है। इन्होंने कहा कि इंद्रियों के द्वारा ही हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो ये क्या कहा? प्रकृतिवादियों ने कहा है। ठीक है, और इन्होंने इंद्रियों के प्रशिक्षण पर ही मेनली वर्क करने को बोला था। ठीक है, अब प्रकृतिवाद के रूप की बात करें तो इन्होंने 3 रूप बताए, एक भौतिक प्रकृतिवाद, यांत्रिक प्रकृतिवाद और जैविक प्रकृतिवाद। ठीक है, भौतिक की क्या है कि जैसे प्रकृति के जो भौतिक स्वरूप के अध्ययन की बात कही है, वह बाह्य जो प्रकृति है, मतलब एक्सटर्नल नेचर जो है वो उसके अध्ययन की बात कही गई है। यांत्रिक की बात क्या कहें तो करके सीखना, मतलब जो भी करके सीखना, गतिविधियों के द्वारा जो यांत्रिक का मतलब हुई करके क्रिया, मतलब गतिशील चीज़ें हो गई हैं ना, तो करके सीखना, अनुबंधित अनुक्रिया करना, ये सारी जो चीज़ें इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, मतलब क्रिया द्वारा चीज़ें सीखना। अनुबंधित अनुक्रिया किसने दिया ये ज़रा बताना कमेंट करके अगर किसी को पता हो। ठीक है, जैविक प्रकृतिवाद क्या है? जैविक प्रकृतिवाद जो है वो मेनली बोलता है डार्विन की थ्योरी। डार्विन की एक थ्योरी थी, क्या बोलते हैं, सर्वाइवल से रिलेटेड थी कि मतलब जो कोई भी, ये थ्योरी थी कि वही इंसान सरवाइव कर सकता है जो फिटेस्ट, मतलब फिट हो, मतलब जो समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करता रहेगा वही इस संसार में सरवाइव कर पाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे जिराफ की गर्दन का लेते हैं कि हाँ भाई पहले छोटी थी, फिर पत्तियाँ, मतलब घास फूस कम हो गया तो उन्होंने उचक उचक के पत्तियाँ खाना शुरू की थी, जिसकी वजह से उनकी गर्दन बड़ी होगी। यही डार्विन थ्योरी है कि अपने आप को वातावरण के अनुसार अनुकूल, मतलब परिवर्तित कर लिया तो वो हमारा जो है जैविक प्रकृतिवाद आ गया कि हम प्रकृति के साथ समायोजन, वातावरण के साथ समायोजन बिठाएं। ठीक है, अनुबंधित अनुक्रिया जो है वो हमारी पावलोव ने दी थी। ठीक है, इन्होंने बोला था, ये टेट की चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ाएंगे, तो इसमें कुछ नहीं है, बस
इन्होंने एक कुत्ते पे प्रयोग किया था और उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि किस तरह से क्रिया का कोई कंडीशनल रेस्पॉन्सिंग होती है कि कोई क्रिया का कोई कंडीशन दी जाती है कि हाँ भाई इसके रेस्पॉन्स में वो मतलब किसी चीज़ को देख के वो रेस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं प्रकृति के सिद्धांत। तो जगत एक प्राकृतिक रचना है, जैसा कि इन्होंने माना है कि जगत का कर्ता जो है प्रकृति को ही माना है। ठीक है, वैसे ही रचना है। भौतिक जगत ही सत्य है, जो कि हम दिखता है वही सच है, बाकी सब मिथ्या है। आत्मा को पदार्थ जन्य चेतन तत्व माना है, मतलब आत्मा को ऐसा नहीं माना है, उनको एक पदार्थ के रूप में माना है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मानव जगत की सर्वोत्तम रचना है। ठीक है, प्रकृतिवादी मानते हैं कि जो मानव है वो प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है। ठीक है, प्रकृति जीवन ही उत्तम जीवन है। ठीक है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, जो सबसे पहले प्रकृतिवादी की जो बात कही, मतलब ये जो विचार दिया प्रकृतिवाद का, या प्रवर्तक कह ले एक तरीके से, तो वो थे फ्रांसिस बेकन। ये ब्रिटेन के थे, इन्होंने प्रकृतिवाद के बारे में सबसे पहले बात कही थी। ठीक है, उसके बाद आए कामेनियस और फिर रूसो के टाइम पीरियड में प्रकृतिवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रकृतिवाद शिक्षा की विशेषताओं की। तो प्रकृतिवाद की शिक्षा की विशेषता की बात करें तो प्रकृति का पहली बात अनुसरण करो, मतलब प्रकृति जैसा चाहती है, मतलब जिस तरह से सिखा रही है वैसे सीखो। पुस्तकी ज्ञान कुछ नहीं होना चाहिए, प्रकृति के सानिध्य में रह के ही सीखना है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, मतलब इसमें बालक को मुख्य स्थान, देखो प्रकृतिवादी में तो सीधे है कि बालक स्वतंत्र है पूरी तरह से, उसको एक मतलब एक जैसे विद्यालय है या कोई बगीचा है जैसे, तो उसमें छोड़ दिया जाए, वो जो करना चाहे वो करे। ठीक है, उस पर किसी तरह गलत करे सही करे जो करे, उसको किसी तरह का बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। ये है, बालक की स्वतंत्रता भी देता है। इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल, देखो हमने बोला था कि इंद्रियों को ज्ञान का द्वार माना है, तो इसी तरह बोला है कि इंद्रिय प्रशिक्षण पर बहुत विशेष बल दिया है। प्रकृतिवाद में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि कैसे व्यक्ति सीखेगा या बच्चा सीखेगा, तो वो इंद्रियों के प्रशिक्षण के द्वारा सीखेगा। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षक का स्थान तो गौड़ हो ही गया, और छात्र का प्रमुख स्थान। ठीक, विद्यालय कैसा होना चाहिए? विद्यालय, देखो विद्यालय हर जगह, सब जगह का एक ही है। विद्यालय का माहौल कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए, दूर स्थान पे जहाँ पे एकदम शांत इन्वायरमेंट, पीसफुल इन्वायरमेंट हो, है ना। ठीक है, अच्छा पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम क्या है? रुचिकर होना चाहिए, अवस्था के अनुरूप होना चाहिए। अवस्था के अनुरूप मतलब जिस हिसाब से बच्चा है उसी हिसाब से पाठ्यक्रम होना चाहिए। मतलब छोटे बच्चों को बड़े वाले का सिलेबस या बड़े बच्चे को छोटा वाले सिलेबस पढ़ा दो तो बोरियत हो जाएगी। तो मतलब जैसी अवस्था है उसी अनुरूप पाठ्यक्रम होना चाहिए। योग्यता के अनुसार होना चाहिए। माना कि बच्चा बड़ा हो गया है लेकिन उसकी अभी उतनी कैपेसिटी नहीं है, योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है कि वो उस चीज़ को सीख सके, तो उसके लिए कम डिसेबल बालक जो होते हैं कि आप बड़े हो गए लेकिन उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ। ठीक है, आवश्यकता, व्यवहारिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति, मतलब वास्तविक जीवन में क्या जो ज़रूरी है। जैसे मतलब पढ़ तो रहे हैं लेकिन इसका क्या ज़रूरी है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई आप लोग टेट, सीटेट, बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कुछ लोग कर रहे होंगे, तो इसकी क्या ज़रूरत है? भाई टीचर बनना है, इसलिए उपयुक्त है, इसीलिए पढ़ रहे हैं, वरना कौन पढ़ेगा। तो वही है कि व्यवहारिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है कि भाई जो भी हम जीवन में हमें जो भी चीज़ें चाहिए उसके लिए हम क्या क्या पढ़ें। अब बात करते हैं शिक्षण विधियों की। तो प्रकृतिवादी ने ये 4 शिक्षण विधियों को इम्पोर्टेंट माना है। पहला ह्यूरिस्टिक विधि, जिसे आर्मस्ट्रांग ने दिया था। मॉन्टेसरी विधि, इसे मारिया मॉन्टेसरी ने ही दिया था, अपने ही नाम से बोल दिया था। डाल्टन विधि हेलन पारखास ने दिया था, और खेल विधि फ्रॉबेल ने दिया था। ये इम्पॉर्टेंट है, सारे याद रखना। ठीक है, जो मेनली इम्पॉर्टेंट होती हैं वो मार्क कर ही दी जाती हैं, तो मार्क कर दे रहे हैं ताकि क्या बोलते हैं आप लोगों को आइडिया रहे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी इसको रफ करेंगे, फिर आगे इसके आगे 2-3 पॉइंट और रहेंगे, वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो गुण और सीमाएं रह गई थी। तो गुण के बारे में बात करें तो बालक के स्वाभाविक विकास पर बल दिया, बाल केंद्रित
शिक्षा का शुभारंभ हुआ, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, शिक्षक परिस्थितियों का मतलब शिक्षक का क्या होगा इसमें, तो परिस्थितियों का निर्माण करेगा। देखो पहली चीज़ शिक्षक का स्थान गौण होगा, लेकिन शिक्षक का गौण होगा वो ठीक है, लेकिन शिक्षक करेगा क्या? शिक्षक करेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करेगा जिसमें मतलब ऐसी समस्याओं का निर्माण करेगा, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करेगा जिससे बच्चा उससे बाहर निकलने की, समस्या से बाहर निकलने या समस्या समाधान करने की या उन परिस्थितियों से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो वो स्वतः करेगा, लेकिन शिक्षक निर्माण करेगा और बालक उसका निराकरण करेगा। ठीक है। सह शिक्षा का समर्थन, इंद्रियों का प्रवेश द्वार, ठीक है, इंद्रियों को ज्ञान का मार्ग वाला, अतः प्रशिक्षण पर बल दिया। मतलब प्रशिक्षण, सीधी सी बात है कि पहले ही बताया है कि इंद्रियों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप बालक को शिक्षा दी जाए। मतलब देखो ये अच्छे टर्म है कि प्रगतिवाद में हर एक बालक, देखो सिंपल सी चीज़ है, हर एक व्यक्ति सब व्यक्ति अलग अलग होते हैं। ठीक है, हर एक बालक अलग अलग होता है, सबकी अलग योग्यताएं, क्षमता और रुचियाँ होती हैं। ठीक है, उसी के अनुसार बालक जो होता है, प्रगतिवादी जो होते हैं, वो हर एक बालक को पर्टिकुलर उसी के अनुरूप क्षमता रुचि के अनुसार शिक्षा देते हैं। ठीक है, उसी जैसे शिक्षा परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है। ठीक है, किसी को कोई बच्चा है जो कमज़ोर है, उसके अकॉर्डिंग उसको परिस्थितियाँ दी हैं। जो थोड़ा तीव्र बालक है या प्रखर बालक है तो उसको थोड़ा अच्छी परिस्थितियाँ दी जिससे वो उससे निपटे। ठीक है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। देखो प्रगतिवादी शिक्षा भी जो है वो कैसी है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, ना तो कैसे कोई ऐसे ही बोल दिया। ठीक है, वो भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित। ठीक है, अब सीमाओं की बात करें तो आध्यात्मिकता को महत्व नहीं दिया। ठीक है, प्रगतिवादियों ने, लेकिन अब इन्होंने एक ये भी बोला है कि मतलब और जब इसके ऊपर आलोचनाएं हुई या फिर अलग अलग लोगों ने अलग अलग पॉइंट दिए तो उन्होंने ये भी बोला कि बिना आध्यात्मिक के जो मनुष्य है वो पशुवत है। मतलब अगर किसी के अंदर कोई मानवता नहीं है तो फिर बेकार है। तो ये बात बोली उन्होंने। मनुष्य को उत्तम पशु माना है। ठीक है, तो उत्तम रचना, वैसे प्रकृति जो है वो मनुष्य को प्रकृति की उत्तम रचना माना है ना, वही है, मनुष्य को उत्तम पशु माना है। ठीक है, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया है। ठीक है, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम की आवश्यकता होगी, क्योंकि बिना किसी पाठ्यक्रम के, निर्धारित पाठ्यक्रम के क्या ही पढ़ाई कराओगे, है ना। परिणाम आधारित अनुशासन के समर्थक। देखो अनुशासन ऐसा होना चाहिए, देखो पहली चीज़ तो आंतरिक अनुशासन होना चाहिए। परिणाम आधारित अनुशासन क्या होगा कि ऐसा हो जिसका कोई रिजल्ट निकले, नहीं तो मार दिया और उसका कोई रिजल्ट नहीं है। देखो पहली चीज़ तो ये लोग शारीरिक दंड के बिल्कुल खिलाफ थे। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए जिसका कोई रिजल्ट निकले और बच्चा उससे दंड से भी कुछ अच्छा से ही सीखे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है प्रगतिवाद। अब कल से हम लोग भारतीय दार्शनिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।